हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द चैनल ज्ञानदीप ई लर्निंग। आज हम क्लास 9 के साइंस, कार्य और ऊर्जा इस इस अध्याय पे डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो चलिए इसे एक बढ़िया तरीके से और आसान भाषा से सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का जैसे कि नाम है कार्य और ऊर्जा। कार्य एक ऊर्जा है। ओके, किसी पिंड पर लगाया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल है, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ठीक, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ये सुनिए, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है। विस्थापन किसे कहते हैं, ये चीज हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। विस्थापन जैसे कोई एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम लंबाई, कम से कम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन सदिश राशि होता है और दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है। ठीक है, तो क्या बोले कि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, अगला टॉपिक ये है कि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। यदि कोई वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो हम उसे कह सकते हैं कि उसमें एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। जो कार्य का मात्रक है वो ऊर्जा का मात्रक है जूल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। किसी वस्तु पर, ठीक है, सपोज कीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी यदि वस्तु विस्थापित नहीं हुआ, कोई भी वस्तु है जिस पे हम बल लगाएं और वो वस्तु अगर विस्थापित यानी कि अपने जगह से विस्थापित नहीं हुआ तो यह कार्य शून्य माना जाता है। इसमें कोई कार्य नहीं। आप ऐसे समझिए कि कोई एक ऐसे कि आप मान लीजिए ऐसे पत्थर उठा के बहुत ऐसे पसीना पूरा निकल रहा है और पूरा जाके फिर पत्थर को वहां पे पहाड़ पे रखें। ठीक है, फिर पहाड़ से पत्थर को नीचे कर दिए, तो ये साइंस की भाषा में कहा जाएगा कि कार्य शून्य हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा, एनर्जी की। ठीक है, कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक होता है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और दूसरा, वस्तु विस्थापित होना चाहिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे विस्थापित हो जाना चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेस हो जाना चाहिए। किया गया कार्य बराबर, हम ऐसे मैथमेटिकली कर सकते हैं कि किया गया कार्य बराबर बल गुनी विस्थापन, जिसे हम लोग कहते हैं W बराबर W इक्वल टू फोर्स इंटू क्या, ऐसे डिस्प्लेसमेंट, यानी F इंटू एस। ठीक है, ऐसे इसको बताया जाता है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों को जब जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जितना भी गतिविधि होते हैं इसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इन जैव प्रक्रमों को संपादित करने के लिए सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा, एनर्जी की। ठीक है, जो वे भोजन से प्राप्त करते हैं, भोजन करते हैं उससे उसे ऊर्जा मिलती है। मशीनों को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, विद्युत की है ना, और बहुत ऐसे मशीन ऑयल से चलते हैं जैसे पेट्रोल, ये सारे, जिसके लिए डीजल, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, उसमें कोई भी ऐसे दिशा निश्चित नहीं है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं, क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो वह क्रिया कार्य माना जाएगा। यदि वहां से वो वस्तु, एक वस्तु मान लीजिए यहाँ पे है, और ये वस्तु उस पे हम बल लगाए और इसको उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है, तो माना जाएगा कि वहां पे कुछ काम हुआ है, कार्य। ओके दोस्तों,
अब बात है, चलिए यहाँ समझते हैं। गणितीय भाषा में कार्य को ऐसे इस समीकरण से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे बोल दिया गया था पहले, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। याद रखिएगा W बराबर क्या होता है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जहाँ F क्या है, बल, और S कहाँ है, S का मान क्या है, विस्थापन, और थीटा बल सदिश एवं विस्थापन सदिश के, ठीक है, इसका कोण है। कार्य इक्वल टू क्या बोले, ऐसे कार्य है ना, वर्क इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसको समझने के लिए तीन स्थितियां हैं। स्थिति, पहला स्थिति में समझिए, जब बल सदिश एवं विस्थापित सदिश एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का कोण जो थीटा का मान होगा वो 0 होता है। ठीक है, फिर से सुनिए, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब बल सदिश एवं विस्थापन जो होता है वो सदिश एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का कोण थीटा जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, 0 डिग्री। इस स्थिति में कार्य धनात्मक होगा। और दूसरी स्थिति में समझिए, जब बल सदिश और विस्थापन सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो उनके बीच का जो कोण होता है, ठीक है, बीच का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। इस स्थिति में कार्य क्या होगा, जो काम वहां पे काम होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है। तीसरा स्थिति यह है, जब बल सदिश लग रहा है एवं वस्तु पर कोई विस्थापन हो तो F तथा S जो फोर्स है और विस्थापन है उसके बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। इस स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा, जो काम होगा वहां पे शून्य हो जाएगा। ठीक है। जूल कार्य, जब किसी वस्तु को 1 न्यूटन का बल लगाकर, कितना बल लगाकर, जब किसी वस्तु को 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर की स्थापित किया जाए तो वहां कहा जाएगा कि 1 जूल काम हुआ है। यदि क्वेश्चन में ये आ जाए कि आप 1 जूल को कैसे परिभाषित करेंगे, तो ये बोलना है, ये लिखना है वहां पे कि जब किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो कहा जाएगा कि 1 जूल कार्य हुआ है। ठीक है। यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगाकर कार्य कर सकता है, राइट। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। समझे बात को, ऐसे जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। अगला समझिए ये कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। किसी वस्तु की निहित ऊर्जा, जो किसी वस्तु में निहित ऊर्जा होता है उसकी कार्य करने की क्षमता को, ठीक है, मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक जूल है, जो कार्य का मात्रक भी है। कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल। ठीक है दोस्तों। ऊर्जा के बड़े मात्रक के रूप में किलो जूल ऐसे के और जे के सिंबल है, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा, अब बात रही कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु में संचित यानी कि स्थिति के कारण जो ऊर्जा आता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ओके, अब आता है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। कोई भी वस्तु गति में है, मोशन में है, तो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, जो वस्तु की गति के कारण जो वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ओके। एंड थर्ड है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा एक अन्य रूप है जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की क्षमता होती है। यह वस्तु के कणों के बीच की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, दोबारा सुनिए। जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है वो एक अन्य रूप, जिसमें समझिए ऐसे, जो ऊष्मा ऊर्जा का एक अन्य रूप है जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की क्षमता होती है। यह वस्तु के कणों के बीच में
गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चौथा समझिए आप, रासायनिक ऊर्जा क्या है? कुछ रसायनों में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। कुछ जो केमिकल्स होते हैं उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जो हाथ से एनर्जी होता है उस केमिकल एनर्जी को वही कहा जाता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा क्या होता है? जैसे बोले इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा में कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है, उसमें अद्भुत क्षमता होता है, ठीक है। इस विद्युत से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है, समझे। जो ऐसे विद्युत में जो कार्य करने के एक अलग सब कैपेसिटी होता है, जैसे कि देखते होंगे कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है और बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है विद्युत से। प्रकाश ऊर्जा की भी बात करते हैं। ऊर्जा के ऐसे आप ऐसे डिफाइन करोगे जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। ऊर्जा के किसी स्रोत से जब ऊर्जा का उपभोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए जब किया जाता है तो उसे प्रकाश ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जैसे क्या, प्रकाश ऊर्जा को कैसे डिफाइन करोगे? ऊर्जा के किसी स्रोत से जब ऊर्जा का उपभोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो उस प्रकाश ऊर्जा कहते हैं सन एनर्जी। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में ऐसे क्लियर डेफिनेशंस समझ सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, यानी कि एनर्जी कैन बी नेवर क्रिएटेड एंड नेवर डिस्ट्रॉय, यानी कि ना ही ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का समाप्त किया जा सकता है। सिर्फ क्या किया जा सकता है कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। यही कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। पूछा जाए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो ऐसे बोलोगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन किया जाता है, ना ही, मतलब कि ये है कि ना ही ऊर्जा को बनाया जाता है और ना ही इसका विनाश किया जाता है, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। चलिए एक बार और बढ़िया से डिफिनेशन बोल देते हैं, ऐसे याद रखोगे। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? सो फ्रेंड्स, आंतरिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा एक गतिज ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु का जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के योग को जोड़ने पे जो ऊर्जा वहां निकलती है उसे कहते हैं आंतरिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। अब बात रही कि पावर क्या है, शक्ति क्या है। शक्ति को कैसे डिफाइन करोगे? इसकी परिभाषा आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे बताओगे कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। समय यानी कि शक्ति को ऐसे कर सकते हो कि कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसे पी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, जिसे यूनिट में भी व्यक्त करते हैं कभी कभी, जैसे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, कितना जूल, सो ये समझ लीजिए 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रश्न को हल करने के प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। कितना लगता है? किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल दिशा में स्थापित 8 मीटर हो गई, ठीक है।
उसका विस्थापन कितना हो गया 8 मीटर, बल कितना लगाया गया 7 न्यूटन। ठीक है, वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगाया लगता रहता था। ठीक है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। तो बच्चों ऐसे समझ सकते हो कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, मानने बोल रहा है कि बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है 8 मीटर का, तो आपको निकालना क्या है कि किया गया कार्य कितना है। तो सीधी सी बात है, कार्य का फॉर्मूला लगाओ। कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुना विस्थापन। बल कितना है 7 न्यूटन, कितना है 7 न्यूटन, गुना कितना मीटर विस्थापन किया 8, तो 7 गुना 8 बराबर कितना आ गया 56 न्यूटन मीटर या 56 जूल। क्या 56 न्यूटन मीटर या 56 जूल, 56 जूल। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इससे आगे इसकी टॉपिक पे आगे अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के पास भी इसे वीडियो को शेयर कर दें।